दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेश पांडे आयुर्वेद संग्रह यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। हम लोग चरक सूत्र स्थान का 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब हम लोग तस्यासिति अध्याय 6ठा चैप्टर पढ़ेंगे। तो तस्यासिति अध्याय 6ठा चैप्टर चरक सूत्र स्थान, आप लोग काशीनाथ गोरखनाथ की बुक खोल लीजिए। पेज नंबर 134 पे है। तस्यासिति अध्याय 133, 34 पे, ठीक है। तो इसमें ऋतुचर्या, आदान काल, विसर्ग काल का वर्णन किया गया है। ऋतुचर्या चरक सूत्र स्थान कितने में है? 6 में है। सुश्रुत सूत्र स्थान 6 में है। अष्टांग संग्रह में 4थे अध्याय में है और अष्टांग संग्रह में 4थे, अष्टांग हृदय में 3रे अध्याय में ऋतुचर्या का वर्णन किया गया है। तो कहाँ कहाँ वर्णन किया गया है? ऋतुचर्या का वर्णन चरक सूत्र स्थान 6 में, सुश्रुत सूत्र स्थान 6 में, अष्टांग संग्रह 4 में, अष्टांग हृदय 3 में इसका वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए ऊपर, ऋतुचर्या कहाँ कहाँ वर्णन किया गया है। इसमें 6 ऋतुएँ होती हैं, 2 अयन है, सबको पता है। आदान काल और विसर्ग काल होता है। आदान काल को आग्नेय काल भी कहते हैं, उत्तरायण काल भी कहते हैं, ठीक है। और विसर्ग काल को क्या कहते हैं? दक्षिणायन काल। तो यहाँ पे नीचे एक श्लोक लिखा हुआ है, 134 पेज पे नीचे लिखा हुआ है। सबसे नीचे विमर्श में देखना। हेमंतो ग्रीष्मो वर्षा चेतु शीतोष्ण वर्षा लक्षणस्त्र ऋतुओ भवन्ति तस्यन्त्यं साधारण लक्ष्यत ऋतुओ प्राविट शरद इति। ये चरक विमान स्थान का श्लोक है। रेफरेंस पूछा जाता है तो उसको नोट कर लीजिए कहाँ से आया हुआ है। ऊपर देखिए लिखा हुआ है ना, षड ऋतु, आदान काल तथा विसर्ग काल में प्राकृतिक एवं शारीरिक स्थिति क्या होती है, कि क्या क्या हमें पालन करना चाहिए, क्या क्या नहीं पालन करना चाहिए, क्या खाना चाहिए इस ऋतुओं में, क्या नहीं खाना चाहिए। तो श्लोक नंबर 4 में देखना लिखा हुआ है कि स्वस्थ व्रत पालन के लिए ऋतु विभाग क्या क्या है। ऋतु 7 में के इस प्रकरण में ऋतुओं के विभाग के अनुसार वर्ष मतलब संवत्सर के 6 अंग और 6 ऋतुएँ बताई गई हैं, इसमें शिशिर, बसंत और ग्रीष्म, इन 3 ऋतुओं में सूर्य उत्तर दिशा में गमन करता है, इसीलिए उत्तरायण काल है। तथा आदान काल कहा गया है। वर्षा, शरद, हेमंत ऋतु में सूर्य दक्षिण दिशा में गमन करता है, अतः इन्हें दक्षिणायन अथवा विसर्ग काल जानना चाहिए। फिर इसमें विमर्श में लिखा हुआ है, नीचे 6 ऋतुएं बताई गई हैं। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। किंतु अन्यथा आवश्यकता अनुसार 2, 3 या 6 या 12 विभाग भी किए गए हैं। जैसे 6 विभाग में माघ फागुन को शिशिर में, चैत्र वैशाख को बसंत में, ज्येष्ठ आषाढ़ को ग्रीष्म में, श्रावण भाद्रपद को वर्षा में और आश्विन कार्तिक को शरद तथा अगहन पौष को हेमंत माना जाता है। तो ये भी पूछते हैं कि कौन सी ऋतु में कौन सा हिंदी माह के अनुसार आता है। यह वर्णन सुश्रुत संहिता के आधार पर बताया गया है। उसके बाद नीचे बता दिया मैंने चरक विमान स्थान का एक श्लोक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे 135 पेज पे नीचे लिखा हुआ है विसर्ग काल का वर्णन। विसर्ग काल में वायु अत्यंत रुक्ष नहीं बहती, किंतु आदान काल में अतिरुच्छ बहती है। विसर्ग काल में चंद्रमा पूर्ण बल रहती है, समस्त भूमंडलम अपनी किरणें फैलाकर विश्व को निरंतर तृप्त करता है, इसीलिए विसर्ग काल को सौम्य कहा गया है। और आग्नेय किसको कहा गया है? उत्तरायण काल को। नेक्स्ट पेज पे 136 पेज पे देखना, आदान काल का वर्णन लिखा हुआ है। 5वां श्लोक है कि आदान काल को आग्नेय कहा जाता है। सूर्य, वायु, चंद्रमा काल स्वभाव से मार्ग का ग्रहण कर काल, ऋतु, रस, दोष, देह बल को उत्पत्ति में कारण होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे आदान काल में प्राकृतिक और शारीरिक स्थिति बताई है। तो आदान काल में सूर्य अपनी किरणों द्वारा संसार के स्नेह भाग को लेता है, मतलब जलियांश को लेता है। वायु तीव्र और रुच्छ होकर संसार के स्नेह भाग का शोषण करता है।
परिणाम स्वरूप शिशिर, बसंत और ग्रीष्म इन तीनों ऋतुओं में सुरुक्षता उत्पन्न हो जाने से रुक्ष रस यथाक्रम जैसे तिक्त, कसाय और कटु की वृद्धि हो जाने से मनुष्य के शरीर में दुर्बलता होती है। मतलब इन तीनों ऋतुओं में दुर्बलता हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद जो आने वाले ऋतु में वो धीरे धीरे बल की ओर बढ़ते जाएंगे कि मतलब उसमें बल बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे जैसे तिक्त, कसाय, कटु रस बताया, वहाँ पे कौन से रस होंगे? 3, मधुर, अम्ल और लवण रस होगा। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म में आदान काल है। बिसर काल क्या क्या है? वर्षा, शरद, हेमंत। तो हेमंत ऋतु में सबसे अधिक बल होगा, तो और इन ऋतुओं में सबसे कम बल होगा। जैसे बल क्षीण होता जाएगा, शिशिर में कुछ, बसंत में कुछ और ग्रीष्म में बहुत कम हो जाता है। फिर वर्षा से धीरे धीरे स्टार्ट होता है बढ़ना और हेमंत में अधिक बल हो जाता है। फिर बिसर काल में प्राकृतिक और सारी स्थिति क्या है कि वर्षा, शरद, हेमंत इन ऋतुओं में सूर्य दक्षिण दिशा की ओर गमन करता है, तो उस काल स्वाभाविक मार्ग से मेघ, वायु, वर्षा उसका तेज कम हो जाता है। चंद्रमा पूर्ण बल रहता है। आकाश से जल गिरने के कारण जगत का ताप शांत हो जाता है। अम्ल, लवण और मधुर ये अरुच्छ रस मनुष्य के शरीर में बल प्रतिदिन बढ़ने लगता है। तो नेक्स्ट पेज पर आइए, 138 पेज पे लिखा हुआ है दोनों के टाइप। आदान काल और बिसर काल के टाइप बताए हैं। जो अभी हमने बताया वो इसका संक्षिप्त में यहाँ वर्णन किया गया है, तो ये वाला चार्ट पढ़ लेंगे। आदान काल में क्या क्या बताया है कि 3 ऋतुएँ होती हैं, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म। और बिसर काल में कौन कौन सी ऋतु होती है? वर्षा, शरद, हेमंत। फिर इसमें माघ, फागुन, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ मास होते हैं। उसमें सावन, भाद्र, क्वार, कार्तिक, अगहन और पौष मास होते हैं। इसमें सूर्य उत्तरायण होता है। फिर जो बिसर काल है उसमें सूर्य दक्षिणायन होता है। सूर्य आग्नेय किस में होगा? आदान काल में, क्योंकि ये आदान काल में अग्नि क्या होती है? सूर्य मतलब उत्तर की दिशा में रहता है, इसलिए आग्नेय होता है। और फिर सूर्य दक्षिण की दिशा में होता है, इसलिए बिसर काल में सूर्य सौम्य हो जाता है। वायु अतिरुच्छ होती है, इसमें अतिरुच्छ नहीं होती है। इसमें जो स्टार्टिंग के आदान काल है उसमें तिक्त, कसाय और कटु का सेवन, और बिसर काल में अम्ल, लवण और मधुर का सेवन करना चाहिए, क्रम से करना चाहिए, मतलब किस ऋतु में। मनुष्य की यथाक्रम दौर्बल की प्राप्ति होती है, मतलब इसमें दुर्बलता होती है। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, मतलब शिशिर में अच्छा रहेगा, फिर बसंत में कम रहेगा, फिर ग्रीष्म में बहुत बिल्कुल कम हो जाएगा। और वर्षा, शरद, हेमंत, मतलब वर्षा में धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर शरद से, फिर इसके बाद हेमंत ऋतु में अच्छा बल हो जाता है। तो यहाँ नीचे देखो लिखा हुआ है ना, बल की स्थिति में श्लोक नंबर है 8। आदावंते च दौर्बल्यम विसर्गदानम नृणाम मध्ये मध्ये बलम त्वन्ते श्रेष्ठ अग्रे च निर्देशी। लिखा विसर्ग काल के आरंभ तथा आदान काल के अंत में मनुष्यों में दुर्बलता, विसर्ग तथा आदान काल के मध्य में मध्यम बल तथा विसर्ग काल के अंत में आदान काल के प्रारंभ में उत्तम बल होता है। फिर वही यहाँ एक चार्ट के रूप में यही दर्शाया गया है जो हम लोगों ने भी पढ़ा। इसके बाद पढ़ते हैं पहला ऋतुचर्या। षड ऋतुचर्या में फर्स्ट ऋतुचर्या कौन सी बताइए? इसमें हेमंत ऋतुचर्या। हेमंत ऋतुचर्या में नीचे 10वें श्लोक में लिखा है रसम हिनस्तो वायु शीता शीते प्रकोपति। इसको टिक कर लेंगे। अग्नि शरीर में प्रथम धातु जला डालती है, अथक वायु का प्रकोप हो जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाए हेमंत ऋतु में आहार किसका सेवन करना चाहिए? उसमें सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है श्लोक में 11 नंबर श्लोक में तुषार काल, माने हेमंत ऋतु में अग्नि की प्रबलता रहती है। कौन से उसमें? हेमंत को तुषार भी बोला गया है। फिर इसके बाद 11 श्लोक में लास्ट में लिखा है औदुक आनुपमासानाम मेद्यानाम उपजायते। तो ये सेवन करने के लिए बताया कि औदुक रस, आनुप मांस, बिलों में रहने वाले जीवों का मांस, तो भुना हुआ मांस खाकर मदिरा, सिद्धू, मधु पीना चाहिए हेमंत ऋतु में। हेमंत ऋतु में बिहार क्या करना चाहिए कि तेल का अभ्यंग उत्सादन, सिर पे तेल लगाना, जनताक ये सब करना चाहिए। जनताकम, आतपम, ये इस पर टिक कर लीजिए। और नीचे सबसे 17 नंबर पे लिखा है आलिंग्य गुरु विदग्ध अंग, कि नारी का आलिंगन करके सोना तथा यथेष्ट मैथुन करना यह शीत ऋतु में हितकारी बताया गया है। फिर वर्ज क्या बताया है? उद्मंत हिमागमे लिखा है कि 18 नंबर श्लोक है, पेज नंबर 140 पे नीचे देखना। वर्जेत अन्नम पानानि वातलानि लघुनि च
प्रवातम प्रमित आहारम उद्मंतम हिमागमी, कि शीतल आ जाने पर, शीतलता आ जाने पर वातवर्धक एवं लघु अन्न पान प्रवात प्रमित आहार जल में घुले सत्तू का सेवन करना चाहिए। उद्मंत सत्तू का वर्जनीय आहार है ना, इसमें उद्मंत का सेवन नहीं करना चाहिए। वहाँ पे तो मिसप्रिंट है, उसमें नहीं लिख लीजिए, सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए। उद्मंत हिमागमे, वहाँ सेवन नहीं करना चाहिए। शिशिर ऋतुचर्या, शिशिर ऋतुचर्या में लिखा है, ऊपर लिखा हुआ है 19 नंबर पे श्लोक लिखना है, लिखा रौक्षम आदांजम शीतम मेघ मारुत वर्षजम। फिर नीचे 20 नंबर पे लिखा है निवात उष्णम तो अधिकम शिशिरे गृह आश्रय, इसको टिक कर लीजिए। लिखा है कि विशेष रूप से निवात उष्ण गृह में निवास करना चाहिए, नीचे श्लोक का अर्थ हो गया। और आदान ऋतु में रुक्षता आ जाती है, इसलिए मेघ वायु और वर्षा के कारण विशेष शीत पड़ने लगते हैं। फिर नीचे लिखा हुआ 21 श्लोक में क्या क्या सेवन करने के लिए वर्ज्य बताया है। कटु तिक्त कसायणी वातलानी लघुनी च वर्जेत अन्नपानानि शिशिरे शीतलानी च। फिर आ जाइए बसंत ऋतुचर्या में 22 श्लोक में। बसंत ऋतुचर्या में क्या लिखा हुआ है, बसंते निचितम श्लेष्मा दिन कृभा शरीरत कायाग्नि बाधते रोगस्तता प्रकोपते बहुना, कि हेमंत ऋतुचर्या में संचित हुआ कफ बसंत ऋतु में सूर्य की किरणों से प्रेरित होकर जठराग्नि को मंद कर देता है, अतः अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उस संचित कफ को दूर करने के लिए बसंत ऋतु में वमन आदि पंचकर्म कराना चाहिए। बसंत ऋतु में त्याज्य आहार विहार क्या है, गुरु अम्ल स्निग्ध मधुर दिवा स्वप्न च वर्जित। तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक हो गया 23। नीचे आ जाइए, वसंत ऋतु में सेवनीय आहार द्रव्य क्या क्या सेवन करना चाहिए, लिखा है लास्ट में 24 श्लोक लिखा है ना, सीलेत उत्सुक कुसुम आगमे। लिखा है चंदन गुरु स्निग्ध अंगो या गोधूम भोजना। फिर नीचे सबसे लास्ट में लिखा है अनुभव स्त्रीणाम काननाम च यौनम। तो ये सब क्या क्या है, इसका सेवन आहार विहार के लिए जो जो बताया गया है उसको सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट में है 26 श्लोक के लास्ट में, कि बसंते अनुभवे स्त्रीणाम काननाम च यौनम। ये इम्पॉर्टेंट श्लोक है, कभी कभी रेफरेंस के हिसाब से याद आता है कि कहाँ से आया है, कौन सी ऋतुचर्या का श्लोक है ये। तो बसंत ऋतु में सेवनीय आहार विहार क्या है, कि बसंत ऋतु में व्यायाम, उपटन, धूमपान, कवल ग्रह, अंजन, मलमूत्र त्याग के बाद गुनगुने जल का प्रयोग, मिले हुए चंदन तथा अगर का शरीर पर लेप, जौ, गेहूँ, सरब, खरगोश, काला हिरण, लावा, बटेट, सफ़ेद तीतर के मांस का भोजन, माध्यमिक पान और स्त्रियों उपवनों के यौवन का अनुभव करना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, नेक्स्ट पेज पे 142 पेज पे। सबको संचय प्रकोप प्रसार पता है कि नहीं, चलो संचय प्रकोप प्रसार बता देते हैं। कौन सी ऋतु में किसका संचय होता है, किसका प्रकोप होता है, किसका प्रसार होता है। तो 200 के हिसाब से वात पित्त कफ के हिसाब से, वात के हिसाब से संचय किसका होगा, संचय ग्रीष्म का होगा। प्रकोप किसका होगा, वर्षा ऋतु में। प्रसार कहाँ होगा, शरद ऋतु में। वात का संचय होगा ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में वात बढ़ जाता है इसलिए संचय होगा। प्रकोप कब होगा, वर्षा ऋतु में। प्रकोप जब संचय हो जाएगा इसके बाद वो फैलेगा, तो मतलब इसके बाद ग्रीष्म के बाद वर्षा आती है, इसलिए वर्षा में प्रकोप हो रहा है। वो प्रसर कब हो रहा है, इसका फैलाव कब हो रहा है, शरद ऋतु में। पित्त का संचय कहाँ होता है, वर्षा ऋतु में। पित्त का संचय होगा वर्षा ऋतु में, और प्रकोप कब होगा, शरद ऋतु में। और प्रसर कब होगा, हेमंत ऋतु में। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कफ का संचय कहाँ होगा, हेमंत ऋतु में। प्रकोप होगा बसंत में और प्रसर होगा ग्रीष्म में, क्योंकि कफ पिघल जाएगी तो प्रसर हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु में। सारंगधर ने इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया है, कफ में उन्होंने शिशिर बता दिया है हेमंत की जगह पे। जो संचय है हेमंत की जगह पे वहाँ पे शिशिर ऋतु बता दिया है, ये वाग्भट ने बताया है। सारंगधर ने क्या किया है, सारंगधर ने बताया वात प्रकोप का प्राविट ऋतु में बताया है, कफ का समन प्राविट में बताया है, और पित्त का समन बसंत में बताया है। ठीक है, क्योंकि इसमें तो चरक ने तो अलग बताया है पित्त का समन उन्होंने किसमें बताया है, हेमंत ऋतु में, और सारंगधर ने किसमें बताया है, बसंत में बताया है। तो
फिर ग्रीष्म ऋतुचर्या में आ जाना। 29 श्लोक नंबर पे लिखा है मध्य अल्पम नाव में अथवा स बहुत कम लवण अम्लम कटुष्लानी व्यायाम छात्र वर्जित। करा ग्रीष्म ऋतु मदिरा का सेवन अल्प मात्रा में करना चाहिए या फिर नहीं पीना चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए 30 नंबर श्लोक पे लिखा है कि ग्रीष्म ऋतु में क्या विहार करना चाहिए। दिवा शीत ग्रह निद्रा निशी चंद्रासु शीतले, ये पाठ हो गया। मुक्ता मणि का धारण करना चाहिए। 31 श्लोक में लास्ट में लिखा हुआ है ग्रीष्म काले निसेवतने मैथुन द्विरतय नर, कह रहा है कि किंतु ग्रीष्म काल में मैथुन से बचे रहना चाहिए। शीतल पुष्पों का सेवन करें किंतु मैथुन से बचे रहना चाहिए। आ जाइए वर्षा ऋतु में। वर्षा को अभ्र भी बोलते हैं। वर्षा ऋतु में इम्पॉर्टेंट क्या है कि वर्ज्य आहार विहार उद्मंत यहाँ भी है। हेमंत और वर्षा में दोनों में उद्मंत का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वर्ज्य बताया गया है। नदी का जल भी वर्षा ऋतु में वर्ज्य बताया क्योंकि उसमें नदियाँ बढ़ जाती हैं, सब बाहर से आके सारी नदियों का एक पानी इकट्ठा हो जाता है, इसलिए वहाँ पानी दूषित हो जाता है, इसलिए नहीं सेवन करना चाहिए। फिर वर्षा ऋतु में सेवनीय आहार विहार क्या है। पान भोजन संस्कार पाए छौद्रतान भजे, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है 36, इसको टिक कर लीजिए। फिर आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर हो गया 145 पे। 145 पे लिखा हुआ है कि शरद ऋतु में सेवनीय आहार विहार क्या क्या है। तो शरद ऋतु में लास्ट में श्लोक है 42 नंबर श्लोक देखना। पित्त प्रश्नमं सेव्य मात्राया संप्रकाशित है। फिर लास्ट में लिखा हुआ है तिक्त से सर्पिस पाना वीर्यों को रक्तमोक्षण धराधरित कार्यम, ये शरद ऋतु के लिए है। सेवनीय आहार विहार क्या क्या है वो बताया गया है, इसलिए श्लोक को देख लेना है, इम्पॉर्टेंट श्लोक है। फिर नीचे आ जाते हैं हम लोग। बसंत में क्या होता है वमन होता है, शरद में विरेचन कराते हैं, याद रखना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। हंसोदक का वर्णन किया गया है। हंसोदक का वर्णन कहाँ कहाँ आया है। चरक में, वाग्भट ने, काश्यप ने, रसरत्न समुच्चय ने सब ने किया है। भाव प्रकाश का वर्णन भाव प्रकाश ने भी इसमें वर्णन किया है, हारित ने भी किया है। हंसोदक का वर्णन लिखा है दिन में सूर्य की किरणों से गर्म, रात्रि में चंद्रमा की किरणों से शीतल, काल स्वभाव से पके हुए अंत निर्दोष अगस्त्य तारा के उदय होने के प्रभाव से विष रहित हुआ जल हंसोदक कहा जाता है। यह हंसोदक शरद ऋतु में विमल और पवित्र स्थान पान अवगाहन कार्यों में अमृत के समान फल देने वाला होता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है इसमें देखो, शरद ऋतु में है, ये इम्पोर्टेंट हो गया, और अगस्त्य तारा के उदय होने से ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आ जाइए, लिखा है कि शरद ऋतु में अनुकूल विहार क्या है। शारदानी च माल्यानी वंशांसी विवनानी च, शरद काले प्रशंसे प्रदोषे च उन्दरस में। कह रहा है कि इस ऋतु में उत्पन्न फूलों की माला, स्वस्थ वस्त्र और प्रदोष काल में चंद्रमा की किरणों का सेवन हितकर बताया गया है। नीचे विमर्श में देखना लिखा है ऋतु संधि, एक ऋतु के अंत के 7 दिन और दूसरी ऋतु के आदि के 7 दिन, 14 दिनों का नाम होता है ऋतु संधि। एक ऋतु के अंतिम 7 दिनों में क्रमशः उन ऋतुओं के नियमों का त्याग करते हुए अग्रिम ऋतु के प्रारंभ के 7 दिनों का पूर्ण त्याग, अग्रिम ऋतु के सेवनीय आहार विहार के 14 दिनों में क्रमशः समय समय सेवन करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋतु संधि का वर्णन, ऋतु संधि का वर्णन किया गया है अष्टांग हृदय में, सूत्र स्थान 3 में 14 दिन के लिए बताया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। यम दृष्टा का वर्णन कहाँ किया गया है, सारंगधर ने किया है। कि सारंगधर ने क्या बताया है, कार्तिक के अंतिम 8 दिन और मार्गशीर्ष के प्रारंभ के 8 दिन, 16 दिन यम दृष्टा होता है, सारंगधर ने बताया है। और ऋतु संधि बताया अष्टांग हृदय ने, ये 14 दिन के लिए होता है। फिर ये चार्ट बना हुआ है सब संक्षिप्त ऋतुचर्या में, इसमें बताया गया कि इसमें क्या सेवन करना चाहिए, किसमें हानि होती है बल की। तो ये ऋतुचर्या में आपके छोटे छोटे पॉइंट बताया गया है। लास्ट में 7 में वर्णन बताया गया है, ओक सात्म का वर्णन इम्पॉर्टेंट है। ओक सात्म का वर्णन कि इस प्रकार चेष्टा आहार विहार के अनुसार ऋतु साम्य का उपदेश किया गया है, जो आहार विहार उचित होने से शरीर के लिए हितकारी होता है, ओक सात्म कहते हैं। 7 में वर्णन क्या है, सात्म को जानने वाले विद्वान देश और रोगों के गुणों से विपरीत गुण वाले चेष्टित आहार आदि को उन देशों और रोगों के लिए सात्म मानते हैं। 4 प्रकार के सात्म बताए हैं आचार्य ने,
बीमार्स में देखना लिखा है ऋतु साथ में, ओक साथ में, देश साथ में और रोग साथ में, 4 प्रकार के साथ में बताए हैं। ओक साथ में का मतलब होता है शरीर के अनुकूल जो है। मैथुन और व्यायाम वर्ज किसमें है? ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में। दिवा स्वप्न किसमें बताया गया है? ग्रीष्म ऋतु में। इम्पॉर्टेंट है, लिख लीजिए। दिवा स्वप्न किसमें? ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है। नदी का जल निषिद्ध आहार लिख लेना ऊपर। निषिद्ध आहार सेवन किसमें किसमें बताया? निषिद्ध आहार शरद ऋतु में क्या क्या है? नदी का जल वर्षा में, उद्मंद का हेमंत और वर्षा में, क्षार और दधी का शरद में, और गुरु अम्ल स्निग्ध मधुर द्रव्य का शरद में। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट चैप्टर है वेगांधारणी अध्याय। वेगांधारणी अध्याय आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग सब सब्सक्राइब कर लीजिए। आयुर्वेद संग्रह चैनल यूट्यूब पे है, तो सब पढ़िए, मेहनत करिए। ABGT का एग्ज़ाम जल्दी होगा 2 महीने में, अभी सब लोग फॉर्म भर लीजिए। और जो मैंने क्वेश्चन दिया था सब क्वेश्चन को कमेंट करिए और मैं शाम को उसका आंसर दूँगा।